लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों से साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, I'm Aarti Karthik. Welcome to today's episode of How's the Josh. ज़िंदगी में कभी आप किसी शख्स से मिलते हैं, you draw an instant inspiration from them. मेरी आज की गेस्ट बिल्कुल वैसी ही हैं. The day I met her, I knew I have to bring out her story, which is full of inspiration to say the least. I have with me Farida Hussain. हाय फरीदा। थैंक यू मिसेस कार्तिक, आप इतना एफर्ट करने के लिए। नहीं थैंक यू, तुम आई हो भरतपुर से ऑल द वे। थैंक यू फरीदा। तो अगर बचपन की बात करें तो बचपन कैसा रहा? एक आंध्र प्रदेश के बहुत ही छोटे से गांव में पैदा हुई थी, मुस्लिम परिवार के मध्यवर्गीय परिवार में। बड़े लोग ही हमेशा मुझे स्कूल छोड़ के लेके आते थे। जैसे मैं 14 साल की हो गई तो फिर मुझे बुर्का पहनने के रिस्ट्रिक्शन शुरू हो गए। वही मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे से अपने काम करते थे, पर मेरे लिए वो सब मना ही था। 10th के बाद कहा अब की शादी तय हो गई। पापा से पूछा क्यों ऐसे, फिर पापा ने कोई जवाब नहीं दिए। 10th के बाद जो भी टाइम मिला था फिर घर के छोटे मोटे काम सीखने लग गई, उर्दू अरबिक सीखना। तो पर 10th के बाद तुम्हारी शादी हो गई थी? जी, 10th के बाद शादी हो गई। ओके, सो आप अपने हस्बैंड से मिले थे शादी से पहले? नहीं मिले थे, मम्मी पापा ही देखे थे। अच्छा, वही तय किए थे। ओके जी, ओके। तो फिर उसके बाद आपने शादी के बाद अरबिक और उर्दू अपने आप से सीखना शुरू किया? शादी से पहले ही मम्मी घर पे ही सिखाए थे। अच्छा जी, सिलाई कढ़ाई ये सब छोटी छोटी चीज़ें, कुकिंग ये सब सिखाए थे। अच्छा, फिर उसके बाद जब शादी हो गई तो हाउ वाज योर लाइफ? जब आप आर्मी में आए, आपके हस्बैंड आर्मी में हैं, तो जब वहाँ पोस्टेड, वो जहाँ पर भी पोस्टेड थे उस वक्त, तो जब आप कंटोनमेंट में आई, अपने नए परिवार से मिली, तो कैसा था वो एक्सपीरियंस आपके लिए? शादी से पहले ही आर्मी सुन के ही डर लगा था क्योंकि सब लोग बॉर्डर पे रहते हैं। शायद मेरा जाना मुश्किल था। बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, मूवीज भी यही देखते आ रहे हैं। कभी भी उनको जाना पड़ता है, कोई लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है। बहुत सारे टेंशन्स दिमाग में, घबराहट, नई जगह जा रही हूँ। पर शादी के 2 महीने बाद ये मुझे अपने साथ ले गए थे। ये जब वहाँ पोस्टेड उड़ीसा में थे। अच्छा, हम उधर गए थे। फिर आर्मी वेलफेयर जो भी था, शुरू में हिंदी बहुत दिक्कत थी। अच्छा, तुम तेलुगु जानती थी क्योंकि तुम हैदराबाद की थी? जी, और अच्छा। उर्दू और हिंदी में काफ़ी अंतर होता है। हाँ। हमारे वर्ड्स अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आती थी उस समय, ज़्यादा दिक्कत होती थी। फिर उधर जाके एसोसिएशन होता है हमारा, आवा एसोसिएशन, उसके बारे में पता चला। वो लोग बहुत सपोर्ट किए। तो पहले तो तुमने हिंदी सीखी? जी, सारे फ्रेंड्स बैठते थे क्वार्टर्स में मिलके, तो आपस में एक दूसरे तो कैसा लगा माहौल वहाँ का तुम्हें, कि तुम्हें लगा कि अब तुम्हारे दोस्त बने हैं और तुम उनसे शेयर कर सकती हो अपनी दिल की बातें? हमारे जब सीनियर्स थे, जैसे वो हमारे जो भी सीनियर्स थे, बाहर जाने में मिलने में बहुत शाय फील करती थी क्योंकि बचपन से वही माहौल में रहते आए हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते हो किसी से। फैमिली में रहते थे ज़्यादातर, नए मेंबर से मिलना बहुत मुश्किल। उधर बहुत टाइम लगा, 2-3 महीने लगे। फिर वो लोग मुझे पार्क वॉकिंग ऐसे लेके जाते थे, जैसे शॉपिंग करते थे छोटे छोटे। बहुत ही अलग दुनिया थी जब बचपन से जो देखी थी, और फिर आर्मी में आने के बाद बहुत अलग दुनिया थी। और गेट के अंदर सब सेफ, हम कहीं भी जा सकते, घूम सकते हैं बच्चों के साथ। तो बहुत अच्छा माहौल था। तो अच्छा माहौल रहा आर्मी में जब बहुत ही अच्छा तुम शादी करके आई? उसके बाद तुम्हें आवा के बारे में कब पता चला? आवा के बारे में जैसे शादी के 2-3 महीने बाद ही फिर इन्होंने बोला वेलफेयर अटेंड करना है। रो पड़ी थी, डर। अच्छा क्यों रोई क्यों थी? तुम्हें क्या लगा?
हिंदी भी नहीं आता, इतने सारे नए लोग, क्योंकि हमारे आसपास जो रहते थे क्वार्टर्स में वो सारे एक यूनिट के नहीं थे, सब मिले हुए थे, सब मिल के रहते थे। वहाँ पे एकदम से बैटरी कमांडर पता नहीं था मुझे कौन होते हैं, क्या है। फिर ये समझाते तो थे पर जब तक मिली नहीं तब तक कोई आइडिया नहीं था। फिर मिली, फिर उनका भी हेल्प हुआ, फिर अच्छा लगने लगा। फिर जब वेलफेयर गई तो अच्छा लगा, वेलफेयर अटेंड करके पहला वेलफेयर अच्छा लगने लगा, सब कुछ अच्छा लगने लगा। फिर तुमने कोर्सेज वगैरह शुरू किए, मतलब आई एम श्योर कि फिर तुम्हारे बच्चे हो गए। जी, उड़ीसा में जब हम थे वहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि मेरे 3 साल, मतलब 3 साल के गैप में ही 3 बच्चे हो गए थे। फर्स्ट बड़ा लड़का मोमिन था, फिर 1.5 साल बाद फिर ट्विंस हुए थे, अफान और रिहान। अच्छा। तो उस टाइम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था। तो तुम 21 साल की थी और तुम्हारे 3 बच्चे? जी, 3 बच्चे हो गए थे। हाउ डिड यू मैनेज? डॉक्टर से बहुत डांट भी पड़ी। ओके, तो फिर उसके बाद तुम्हें आवा के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिली? जी, धीरे धीरे कौन से कोर्सेज होते हैं और क्या है, क्या इंस्टीट्यूशन आपको कैसे सपोर्ट कर सकता है? जी। तो फिर आपने उसके बाद क्या किया जब आपको पता चला? कुछ साल उन्हीं के पीछे मेरा टाइम चला गया, पता ही नहीं चला बच्चों के पीछे। फिर हमारी 2015 में हमारी अम्बाला पोस्टिंग हुई थी। बच्चे वहाँ पे स्कूल जाने लग गए, हस्बैंड ड्यूटी, घर पे पूरा दिन बोर हो जाती थी। फिर हस्बैंड से बात की, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो फिर यूनिट के तरफ से ही 3 कंप्यूटर कोर्स सिखाए जा रहे थे, तो उसमें नाम दिए। व्हीकल आती थी, लेके जाती थी और फिर छोड़ के जाती थी। अभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आवा की तरफ से चीज़ें हो रही थी। फिर कुछ उसमें मैं कुछ नहीं कर पाई सीख के भी, क्योंकि 10th क्वालिफिकेशन से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोई जॉब वगैरह तभी सोचा तुमने कि मैं 11th और 12th दूंगी ओपन स्कूल से? जी नहीं, क्योंकि नहीं सोचा, कभी हुआ ही नहीं। बच्चे, फिर फैमिली, इतना बर्डन। और वैसे भी मेरे पेरेंट्स का थॉट यही था, क्या करना है, अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, रहो आप अभी। यही तुम्हारी दुनिया है जी, और इसी दुनिया में तुम रहो और खुश रहो। जी, हस्बैंड के साथ रहो, क्या कमी है आपको, ऐसे। तो तुमने पहले कंप्यूटर कोर्स किया? जी, 3 मंथ्स का कंप्यूटर कोर्स किया था। फिर कुछ दिन बाद, जैसे 6 मंथ्स का गैप के बाद, फिर पता चला ब्यूटिशियन कोर्स करवा रहे हैं। तो फिर उसमें भी मैंने नाम दे दिया था। ओ, इनकी वजह से हस्बैंड ने बोला आप ये सीख लो। So let me tell my viewers that Farida today runs 2 beauty parlors, and when she attended the first beauty parlor course, from there she has come a long way. We cannot even imagine what the journey must have been for her. So I want her to talk more about that journey with all of us. तो फरीदा, कोर्स अटेंड करने से लेकर के अपने खुद के 2 पार्लर चलाना बहुत ही लंबी जर्नी है ये जी, लेकिन तुमने वो तय की जी। तो कैसे हुआ ये मुमकिन? कोर्स जैसे ख़त्म हो गया था, फिर परिवार वालों को पता चला, फिर वही सब, क्या करना है, क्यों करना है, क्यों परेशान हो रहे हो। आज तक आपके बड़े लोग, जैसे ख़ानदान में कोई ऐसे बाहर नहीं गया है, आप क्यों जाना चाहते हो। वहाँ पे रुक गई थी, फिर 2 साल रुक गए। अच्छा। फिर 2017 में उधमपुर पोस्टिंग आई। फिर वहाँ पे सबको तब तक पता चल चुका था कि इनको पार्लर आता है। फिर उधर स्टेशन पार्लर में हमारी सीओ मैम थे, कर्नल अंकुश शर्मा, सोनिया मैम थे वो। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बोला काम सीखी हैं तो आपको कुछ करना चाहिए आगे बढ़ के। फिर हमारे बैटरी कमांडर मैम थे वो, पूनम मैम थे, उन्होंने भी बोला नहीं आपको आगे बढ़ना चाहिए। फिर हस्बैंड भी फैमिली से बात किए, बोले उनको कुछ करना चाहिए, जब इच्छा हो तो करने दो सारा। आपके हस्बैंड ने ऐसे आपकी फैमिली से बात करके उन्हें कन्विंस किया? जी, हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा। फिर एक तो सेफ थे हम, अंदर ही कैंटोनमेंट के अंदर, कोई रिस्क नहीं है। आने वाले भी आर्मी वाइफ्स ही थे, इसलिए पहला जॉब करना थोड़ा आसान लगा सबके सपोर्ट से। तो तुम्हारी पहली तनख्वाह क्या थी? 1200 रुपीज, 1200 रुपए। जी। और कैसे तुमने खर्च किया? जब तुम्हें कैसा एहसास क्या था अंदर से जब तुमको 1200 रुपए मिले? ऐसा लगा होगा जैसे लाख रुपए मिल गए हों, है ना? पहले सैलरी मैं सीधा लेके जाके ऑर्फनाइज होम्स होते हैं ना, मैं उनमें दे दी। हाउ वंडरफुल, वंडरफुल। इच्छा थी कि मेरी पहली सैलरी कहीं ऐसे जगह काम आए।
फिर सेकेंड सैलरी बच्चों के खिलौने। अच्छा, तो ऐसे तुमने अपने लिए करके कब कुछ खरीदा अपनी सैलरी से? कभी नहीं। कभी नहीं खरीदा? अभी भी नहीं खरीदती? अरे खरीदा करो यार, तुम्हारी मेहनत है, उस पर सबसे पहले तुम्हारा हक है। सबको खरीद के दो, पर अपने लिए भी खरीदो। पर अच्छा लगता है, हस्बैंड जब पॉकेट मनी मांगते हैं तो अच्छा लगता है। अरे वंडरफुल। तो फिर उसके बाद कैसी जर्नी रही? तुमने काम शुरू किया जी, अपने स्टेशन पार्लर में, जी, जो आवा के थ्रू रन होता है, जी। और 1200 की तनख्वाह में। फिर उसके बाद 1.5 साल बाद सैलरी 3000 रुपीज़ हो गई थी, क्योंकि अकेली फिर संभाल पा रही थी मैं पार्लर। और वहाँ पे भी जो इनकम आ रहा था वो 40-50,000 क्रॉस कर चुका था। पहले थोड़ा कम आता था, फिर तो सैलरी डबल हो चुकी थी 3000। धीरे धीरे मैं फिर उसमें सिल्क थ्रेड ज्वेलरीज बनाना सीख गई, यूट्यूब ऑनलाइन के ज़रिए देख के कुछ अरे सीखी। वाह। फिर उसकी भी बहुत तारीफ हुई, सब लोग लेने भी लगे। अरे वाह, अभी भी बनाती हो? टाइम जी, मिलता है वो अभी भी बनाने का? बनाती हूँ। अच्छा, ओके। ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह आती हैं तो फिर मैं उधर भी दे देती हूँ। कभी किसी के बर्थडे में गिफ्ट कर देती हूँ, कभी अरे वाह, एनिवर्सरी। वंडरफुल। जी। अच्छा, फिर उसके बाद? फिर जैसे 1.5 साल ख़त्म होने के बाद मेरे स्टार्टिंग के हर साल कमांडर मैम जो भी थे उधर, वो ब्यूटिशियन कोर्स करवाते थे अपने यूनिट और दूसरे सारे यूनिट की लेडीज़ों को सिखाना। वो भी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। तो तुम ट्रेनर बन गई? जी। अरे वाह। जहाँ से मैं सीख के अभी छोटे छोटे कदम बढ़ा रही थी और मैं एकदम से ट्रेनर फिर तुम सिखाने लग गई? जी। उनसे मैं बहुत कुछ सीखी भी। क्वेश्चंस बहुत सारे आते थे, तो मुझे हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता था कि हाँ, कि कौन क्या क्वेश्चन करेगा मुझसे, मैं कैसे आंसर दूँ। तो सीखने को भी बहुत कुछ मिला। अब डर नहीं लगता है, कितने भी लोग आते हैं तो फिर आराम से वो डर जो था वो चला गया। जी। अब तो तुम एंटरप्रेन्योर हो, तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, ना कोई बात ही नहीं डरने की। फिर उसके बाद मुझे बताओ, जब तुम्हारी तनख्वाह 3000 हो गई, फिर तुम ट्रेनिंग करने लग गई, उसके बाद ये पार्लर कैसे तुमने सेटअप किया? ख्याल कहाँ से आया कि मैं अपना खुद का पार्लर भी खोल सकती हूँ? इसमें एक छोटी सी और जर्नी है बीच में। बताओ वो जर्नी। मैं जब कोर्सेज ज्वाइन करती थी तो कमांडर मैम सामने बैठते थे आके कि अच्छा। मुझे सुनना है कैसे ये समझाती हैं। कभी सीईओ मैम आके बैठते थे तो वो इतने इम्प्रेस हो गए थे, हर साल अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट मिलता था। अरे हाउ अमेजिंग। 3 साल हम उधमपुर में थे, 3 साल लगातार अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट मिला। जैसे भी कोई आते हैं यूनिट में, जैसे बड़े बड़े लोग आते हैं, सबके सामने मेरा 1-2 मिनट का वीडियो चलता था। अरे वो वाह। दिखाया जाता था। तुम सेलिब्रिटी हो मतलब? हाँ, बहुत। आई एम सिटिंग विद अ सेलिब्रिटी। हाउ नाइस। तो फिर उसके बाद तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया कि अब मैं अपना खुद का भी काम शुरू कर सकती हूँ? एक बार मिसेस कार्तिक नॉर्थन कमांड हेडक्वार्टर से फ़ोन आया था, आपको एक बार और पुरस्कृत करना चाहेंगे। वहाँ पे भी बहुत थैंक यू सो मच। तो मतलब कंटिन्यूसली 4 साल जी, आपको सर्टिफिकेशंस, अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस मिली हैं। जी। हाउ नाइस। वहाँ पे भी मैं अकेली थी ब्यूटिशियन, सबके कंपटीशन में मैं अकेली थी। वो भी बहुत प्राउड मोमेंट था तुम्हारे के लिए। जी, यूनिट के लिए, फैमिली के लिए, मेरे लिए। तो उसके बाद तुम्हारे फैमिली की राय बदली कि हमारी जो बेटी है, बहू है, वो बहुत अच्छा कर रही है और उसने बिल्कुल सही दिशा में अपने कदम बढ़ाए, और जब भी हमने शायद रोका वो गलत था और इसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। कभी ऐसा उन्होंने व्यक्त किया अपने इमोशंस तुम्हारे को? मम्मी पापा, सास ससुर, ये तक तो ठीक है, उनसे बड़े खुश नहीं हैं। बोले क्या है, क्यों जाना चाहिए था। हमेशा याद रखो, तुम पूरी दुनिया को कभी खुश नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे अपने खुद के सर्कल के लोग खुश हैं और तुम खुश हो, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, है ना? तो फिर उसके बाद 2020 में जी तुमने अपना पहला पार्लर खोला या उससे पहले ही खोल लिया था? 2019 में कोविड जब शुरू हो गया था, फिर घर पे ही थे हम। वही घर पे बैठना पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ करना पसंद है। फिर ऑनलाइन क्लासेस के जरिए कुछ सिखाया, बहुत कुछ। अच्छा। आर्मी में रहते हुए ब्राइड मेकअप्स वगैरह नहीं होती हैं, तो फिर ऑनलाइन के जरिए मैंने अपने मेकअप स्किल्स को और बढ़ाई। अच्छा। फिर हमारी पोस्टिंग आ गई भरतपुर,
वहाँ पे हमने सोचा कि अब हमारा खुद का पार्लर होना चाहिए। वाह, जी। कितनी अच्छी सोच। फिर उसके बाद तुमने यहाँ पे भी हस्बैंड ने ही बोला कि हाँ। आपको अभी खुद का पार्लर ओपन करना चाहिए। वंडरफुल। तो आई एम श्योर फाइनेंसेस तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए अरेंज किए? जी, ओके। सारे चीज़ मम्मी हस्बैंड ये दोनों मेरे बैकबोन हैं, तो वही दोनों सपोर्ट थे। मम्मी बच्चे आ जाते थे जब भी कोई तकलीफ ऐसी, तो फिर मम्मी बच्चे संभाल रहे थे और हम दोनों अपना शॉप सेटल कर रहे थे। अच्छा, तो तुम्हारा अभी जो एक पार्लर है वो कैंट के बाहर है? जी, एक पार्लर जो है कैंट के बाहर है। अच्छा, ओके। तो कैसा चल रहा है तुम्हारा वो पार्लर? अभी बहुत अच्छा चल रहा है। तुम्हारी अर्निंग अच्छी हो जाती है उससे? जी। अच्छा, पूछूंगी नहीं लेकिन फिर भी पूछना चाहती हूँ कि मतलब हाउ मच आर यू एबल टू मेक फॉर योरसेल्फ? 1200 से शुरू किए थे, हाँ। अभी 50,000 से ऊपर ही हो जाता है। अरे वाह, तो मुझे लोन चाहिए तो मुझे पता मुझे कहाँ आना है ना, तो आऊँगी तुम्हारे पास में। ओके, तो एक पार्लर तुम अंदर चला रही हो, एक पार्लर तुम बाहर चला रही हो, कैसे मैनेज करती हो? हाफ डे, क्योंकि सीओ मैम का कहना था आप ही चलाओ इसको, आप ही संभाल लो, क्योंकि हमें आप ही चाहिए ऐसे। फिर हाफ डे में उधर देती हूँ और हाफ डे इधर देती हूँ। अच्छा, क्लाइंट सारे भी ऐसे ही हैं कि भाई फरीदा ही चाहिए हमें तो। हाँ, हाफ डे उधर हाफ डे इधर। हाँ। एडजस्ट, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई थी। हाँ। 1-2 महीने, 1 साल तो मैं अपना खुद का पार्लर चलाई तो थी। तुम्हारे एम्प्लॉयज हैं अभी, आई एम श्योर होंगे, क्योंकि अगर जी। आधे दिन यहाँ आधे दिन वहाँ, तो कोई तो पार्लर में चाहिए पूरा टाइम, जी। है ना, संभालने के लिए। तो तुम तनख्वाह देती हो दूसरों को? जी, अरे वाह, कैसा लगता है? बहुत प्राउड होता है। बहुत प्राउड होता है दैट यू आर ऑल्सो एबल टू फाइनेंशियली हेल्प एंड लिबरेट अदर्स, है ना। चलो, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ये कैसी एक फीलिंग है, बिकॉज आई विश दैट वन डे आई गेट दैट फीलिंग कि कैसा होता है व्हेन यू आर एबल टू एम्प्लॉय अदर्स। तो अभी आगे के तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? हस्बैंड की अभी यहाँ से पोस्टिंग आने वाली है, ये मतलब, क्योंकि अगर आएगी तो तुम इन पार्लर्स का क्या करोगी? नहीं मिसेस कार्तिक, अभी हम पोस्टिंग तो नहीं, ये चाहते हैं कि रिटायर होके एक जगह हम सेटल होना चाहते हैं। अच्छा। रीज़न भी मैं ही हूँ। हाँ। वो चाहते हैं कि, क्योंकि हर बार मेरा काम जब भी पोस्टिंग आता है गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि क्लाइंट्स बदल जाते हैं एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन, है ना। फिर से नए क्लाइंट्स ढूंढो, फिर जब तक उन्हें कन्विंस करो कि भाई मैं बहुत अच्छी हूँ, जब उन्हें विश्वास हो जाए फरीदा बहुत अच्छी है, तब तक फरीदा चली जाती है वहाँ से, है ना। सबको दुख भी होता है। फिर वो चाहते हैं कि इस बार आप सेटल हो जाओ। ओके। तो मैं भी आपके आसपास। तो सोचो कितने हस्बैंड ऐसा सोचते हैं वाइफ के लिए, कितनी अच्छी बात है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हस्बैंड के लिए मेरे शो के थ्रू एक मैसेज दो। मेरा नाम सिर्फ फरीदा है, तो इससे ज़्यादा मैं अपना नाम कहीं भी बोलती हूँ तो फरीदा हुसैन के नाम से बोलती हूँ, और वो भी चाहते हैं कि वो मिसेस हुसैन नहीं, फरीदा हुसैन के नाम से जाना जाए। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। तो हस्बैंड का सपोर्ट हमेशा रहा तुम्हें? बहुत ज़्यादा। तो अपने आप को लकी मानती हो जब आसपास बहुत सारे और लोगों को देखती हो जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन शायद उन्हें उतना सपोर्ट नहीं मिलता, और तुम्हारे में वो चाहत थी, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड की वजह से वो जो ड्रीम था, तुम्हारा सपना और बढ़ता गया, जी, है ना। मेरे फ्रेंड्स भी है बहुत सारे, कहते हैं बहुत लकी है। टचवुड। जी, टचवुड। बहुत लकी है। कोई मतलब हस्बैंड बाहर जाने को ही परमिशन देना मुश्किल होता है। आज को मैं सुबह 8 या 9 बजे निकलती हूँ, रात को 8 या 9 बजे भी आ रही हूँ, तो ये कभी कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं कि कहाँ थे, इतना भरोसा करते हैं। और मम्मी भी वैसे ही हैं, ठीक है आप कर रहे हो, ठीक है करो। तो दोनों मेरे बहुत। तो आई जस्ट होप कि तुम और पार्लर्स खोलो, और वंस योर हस्बैंड रिटायर्स, जो कि वो तुम्हारे लिए रिटायरमेंट ले रहे हैं, और तुम्हारा बिजनेस और बहुत बढ़े। थैंक यू सो मच। तो फरीदा, कुछ बोलना चाहती हो बाकी लेडीज़ को जो हमारा शो देख रही हैं, जो एक सपना रखती हैं लेकिन वो एक पहला कदम लेने में हिचकिचाती हैं? क्योंकि जब तुमने शुरुआत की तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट तुम्हें मिला, है ना। तुमने सपोर्ट नहीं था, फिर भी अपनी एक पहल की। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि भाई फरीदा तो सीरियस है और फरीदा अपने काम में बहुत बढ़िया है,
और फरीदा तरक्की भी कर रही है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे हस्बैंड ने तुमको सपोर्ट करना शुरू किया। तो क्या कहना चाहोगे तुम लेडीज़ को जो सपना देखती हैं लेकिन वो पहला कदम नहीं उठा पाती? देखो मिसेस कार्तिक, हमेशा क्या होता है, जब लेडी अगर बाहर जाना होता है उसको दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन, बच्चे, खाना, काम तो रोज होता है, पर अपना नाम बनाना भी ज़रूरी है। क्या बात है। तो थोड़ा हस्बैंड को भी समझाइए, थोड़ा परिवार को भी समझाइए, अपनी मेहनत और लगन उनको दिखाइए, ज़रूर सपोर्ट मिलेगा। वो सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको भी उस पर खड़े रहना पड़ेगा। अपनी लगन होनी चाहिए बस। ऑफ कोर्स, बिल्कुल वही तुमने किया, तुम्हारी लगन थी और तुम यहाँ तक पहुँच गई। हमारे साथ आवा जैसे एसोसिएशन भी होना बिल्कुल चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब आवा ने अभी अस्मिता इंस्पायरिंग टॉक्स जो ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ पर तुम भी थी, मैं भी थी, तो मैंने तुम्हें बोलते हुए सुना और तुमने इतना अच्छा बोला वहाँ पे। तब कैसा लगा था जब इतने सारे लोग तुम्हें सुन रहे थे और तुम्हारे अभी YouTube का वीडियो बना है और लोग उसे देखते हैं, इंस्पायर होते हैं? तो उस वक्त जब तुम स्टेज पे खड़ी थी तो क्या इमोशंस थे तुम्हारे? बहुत नर्वस थी पहले तो, बहुत खुश थी, क्योंकि किरण बेदी मैम जैसे, वीना नरवानी मैम जैसे, हम बचपन से इनके बारे में सिर्फ सुनते आ रहे हैं और मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं ऐसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में तुम्हें बोलने का मौका मिलेगा, खड़े भी हो पाऊंगी, मैं ये भी नहीं सोची। नहीं, तुम खड़ी हुई, तुमने बहुत बढ़िया बोला और हम वहाँ थे, तुम्हारे लिए ताली बजा रहे थे। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे थे। जब भी मैं रुक रही थी, वो मेरे 7 मेंबर्स थे, जो 9 मेंबर्स थे, यही थे जो पहले क्लैप्स आ रहे थे। नहीं, यू डिजर्व्ड इट। कोई एक मैसेज जो तुम उन सारी ऑफिसर्स वाइफ्स को, कमांडर्स वाइफ्स को देना चाहोगी, जिन्होंने हर कदम पे, जब भी तुम्हें ये लगा कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, उन्होंने कहा नहीं फरीदा, तुम्हारे में हुनर है, तुम आगे बढ़ो, उनके लिए कुछ कहना चाहोगी? मैं सब आवा मेंबर्स का बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जब भी मैं रुकी थी, बहुत सपोर्ट किए, इतना दूर आके इतने आगे बढ़ने में बहुत मदद किए। थैंक यू सो मच आवा परिवार, और मेरे हस्बैंड और मेरे मम्मी के बिना भी मैं कुछ नहीं हूँ, और इनका प्यार मेरे पे हमेशा ऐसे ही बने रहे। बिल्कुल, सबका प्यार बना रहेगा। थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए फरीदा। और मैं जब डिप्रेस होती हूँ तो तुम्हारे बारे में सोचती हूँ और मुझे लगता है कि वाओ, इफ़ फरीदा कैन डू इट, शायद मैं भी कोशिश करूँ तो मैं कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच मिसेस कार्तिक। पर आप भी बहुत इंस्पिरेशन हो, इतने सारे काम करते हो आप एक दिन में, कहाँ नहीं, क्या कुछ नहीं करते हो। आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है। थैंक यू सो मच फरीदा। फर्स्ट डे आपसे मिली थी। नहीं, ये शो तुम्हारे बारे में है, मेरे बारे में नहीं है, बट थैंक यू सो मच कि तुम भरतपुर से आए ऑल द वे। बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। एंड और बहुत सारे तुम्हारे पार्लर्स बने और मैं तुम्हारे बारे में और सोशल मीडिया में देखूं। थैंक यू सो मच। इसके साथ थैंक यू सो मच फरीदा। थैंक यू सो मच मिसेस कार्तिक। For me today, takeaways have been many, but the most important takeaway is अपने ऊपर विश्वास बहुत ज़रूरी है, अपने सपनों पर विश्वास बहुत ज़रूरी है. If you have a dream, then the inspiration comes from within. Thank you so much for your time. This is me, Aarti Karthik, saying please like, comment and subscribe my channel, and thank you so much to all my viewers.